चल लेट अस स्टार्ट। अपने करेंगे आज डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। बहुत कॉमन है हमारे डे टू डे लाइफ में। वी कम अक्रॉस सिचुएशंस विच इज़ मेंशन्ड इन सेक्शन 80D वेरी ऑफन इन आवर लाइफ। लेकिन ये है क्या? 80D जो है ये बेसिकली अवेलेबल होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस। मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्या है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस को अगर मैं तुम लोग को ऐसे समझाऊं, इसका मतलब होता है व्हेन एन एसएससी इज एक्सपेंडिंग सम मनी फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन इसके लिए वो क्या करता है, ये एक्सपेंसेस खर्चा बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है। इससे बचने के लिए दी एसएससी में अप्रोच इंश्योरेंस कंपनी, और वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करके ये कहता है कि आई विल पे प्रीमियम, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास ये पॉलिसीज होते हैं कि अगर आप हमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी हमसे लेते हैं, तो वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर फैमिली, वो पूरा खर्चा हम लोग बेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रोविजन है ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एसएससी है वो किस रेस्पेक्ट पे यहाँ पे उसे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा। सो यहाँ पे पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि ये हम लोग एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, या फिर फॉरेन सिटीजन भी हो सकता है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उसका कोई मेंबर हो सकता है। सो ये इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रेसिडेंट और अदरवाइज लिख के रखता हूँ, तुम लोग को याद रहे। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो भी पेमेंट हो रहा है, पेमेंट जो होगा, पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। मतलब आपका जो भी इनकम हुआ है इस साल, जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज किया है। ठीक है, आपको तो सारे इनकम ही लीगली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। सो वॉट एवर इनकम हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड बाय यू, और जिसका रिटर्न ऑफ इनकम आपने बनाया रखा है, उसमें जितना भी इनकम आपने लिखा है वो इनकम से ही ये पेमेंट होना चाहिए। मतलब if you say that this payment is made out of some extra cash you receive from somebody else which is not written in the income details, तो वो नहीं चलेगा, तब डिडक्शन नहीं होगा, नहीं काम आएगा। सो डिडक्शन अगर आपको क्लेम करना है, इन दैट केस योर पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तीसरे में आता है कि ये जो पेमेंट है ये आपको अदर देन कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम should be paid by way of other than cash। दैट इज चेक से आप पेमेंट करो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो। ठीक है, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करो,
ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। इन शॉर्ट आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट के थ्रू जाना चाहिए, और ये जो चेक होगा वो भी अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, नॉर्मल चेक नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा जो प्रोविज़न यहाँ पे बताया गया है, ये प्रोविज़न क्या है? ये तो हम लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है ये इंडिविजुअल में होना को मिलेगा, रेसिडेंट हो या अदरवाइज हो। ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है इसका मतलब, और नॉन सिटीजन भी हो सकता है। पेमेंट जो है वो टैक्सेबल इनकम के बीच में से देना पड़ेगा, जो भी पैसे आपने कमाए हैं। एंड दिस पेमेंट शुड बी मेड एनी एनी बाय मोड ऑफ अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा बाकी सारे मोड्स में आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ checkup can be paid by way of cash also। ठीक है, लिमिट है, एक लिमिट है ₹5,000, 5,000 तक का ही लिमिट है। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम किसे कहते हैं? हॉस्पिटल में अचानक से तुम चले गए और वहाँ पे जाके तुमको कुछ टेस्ट कराने पड़े, डॉक्टर का विजिटिंग फीस देना पड़ा। ठीक है, और इसके लिए क्या है, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम आप 5,000 रुपये अगर खर्चा करते हैं तो वो 80D के सिचुएशन में आपको अवेलेबल है, डिडक्शन मिलेगा। 5,000 से ज़्यादा अगर होता है तो दैट डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे तुम लोग को बताता हूँ कि क्या है ये। एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे दो लोग होते हैं, दो कैटेगरी है, एक फैमिली और एक पेरेंट्स। ठीक है, फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, बस, है ना, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, दैट्स इट। इसके अलावा फैमिली में कोई नहीं आता। लेकिन फैमिली का एक्सटेंडेड डेफिनेशन में यहाँ पे पेरेंट्स को इंक्लूड किया गया है। पेरेंट्स का मतलब हो गया फादर एंड मदर ऑब्वियसली, तो ये फादर एंड मदर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फादर एंड मदर का मतलब, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है कि यहाँ पे और भी फादर एंड मदर के नाम पे और भी किसी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका शादी हो जाने के बाद मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो फादर एंड मदर में खाली फादर एंड मदर ही आएगा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल्फ में, ये फैमिली में सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें 80D किस किस चीज़ के लिए मिलेगा। ठीक है, सो पहला बात है, 80D के लिए हम लोग मेडिक्लेम मेडिक्लेम पॉलिसी करा सकते हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है वो हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी में हम लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मेडिक्लेम के लिए, मेडिक्लेम के सिचुएशन में मेडिक्लेम के सिचुएशन में आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नोटिफाइड स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि आप इस सिचुएशंस में पैसा जमा करके रख सकते हैं जिसमें आपको 80D का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं करवाया, आप सरकार के द्वारा जो भी नोटिफाइड स्कीम है, एनी स्कीम विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, approved by the central government in respect of mediclaim
इंश्योरेंस, वहां पे आपने पैसे जमा करें, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल्सो डिडक्शन इज अवेलेबल, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख के रखता हूं नोटिफाइड स्कीम, ठीक है, ये भी अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन ये अवेलेबल होगा खाली फैमिली के लिए, डिपेंडेंट जो फादर हैं मदर हैं उनके लिए नोटिफाइड स्कीम में अगर आप पैसे जमा भी करते हैं तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D नहीं मिलेगा। तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये हमने अभी बताया आपको कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब है कि आप अचानक से सरप्राइजिंगली यू वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर सम इमरजेंसी टेस्ट और विजिटिंग द डॉक्टर फॉर रूटीन चेकअप्स, ठीक है, और द डॉक्टर हैव विजिटेड योर हाउस फॉर रूटीन चेकअप्स। इन दैट केस वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज incurred is considered under preventive health checkup, ठीक है, and it is available as 80D deduction, ठीक है, 80D डिडक्शन में ये मिलेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे डिडक्शन हमें कितना मिल सकता है, डिडक्शन कितना मिल सकता है। सो जनरल डिडक्शन, जनरल डिडक्शन कितना मिलेगा? जनरल डिडक्शन यहां पे बोला गया है मैक्सिमम 25,000 फैमिली के लिए और 25,000 मम्मी पापा के लिए, ठीक है, 25,000 फैमिली के लिए और 25,000 मम्मी पापा के लिए, ठीक है। ये जो लिमिट है, ये जो मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये है ऊपर के। अच्छा, इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं और इसको सी लिख देता हूं, ठीक है। सो ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के 25,000 का मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, और इसमें इंडिविजुअल एक लिमिट है मैक्सिमम 5,000 रुपीज, मैक्सिमम 5,000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 5,000 रुपीज। अच्छा, इसके अलावा एडिशनल, इसके अलावा एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, एडिशनल डिडक्शन भी अवेलेबल है। लेकिन ये एडिशनल डिडक्शन क्यों है? सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब आप जिसके लिए पैसे खर्चा कर रहे हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन है। बहुत समय में क्या होता है, द फैमिली में जो सेल्फ या स्पाउस है, मतलब पति और पत्नी जो है, जो लोग अपने नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं, वो लोग भी सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस उनके लिए एडिशनल और 25,000, ठीक है, और 25,000, और अगर मम्मी पापा में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 25,000 और, ठीक है, आया समझ में। सो अगर ये जनरल डिडक्शन है 25,000, तो आपको 80D के केस में डिडक्शन आप अवेल कर सकते हैं। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जितना भी पेमेंट किया, आपका मैक्सिमम लिमिट है 25,000 इफ इट इज इनकर्ड फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी, नोटिफाइड स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों को मिला के। फैमिली के लिए 25,000 एंड पेरेंट्स के लिए 25,000। इन केस वेयर द अमाउंट इज एक्सपेंडेड फॉर एनीबडी हुज, सो जो भी अमाउंट यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए पेमेंट किया जा रहा है, उसके लिए एडिशनल 25,000 और मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टोटल करूं कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है, सो ये हो जाएगा 50,000 इन फैमिली के सिचुएशन, अगर सीनियर सिटीजन है कोई तो, और फादर मदर के केस में भी 50,000। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ऐसा सिचुएशन हो ही सकता है कि घर पे मम्मी और पापा में से पापा इज 60 years old, तो ही बिकेम सीनियर सिटीजन, एंड मम्मी इज सपोज 57 या 58 years old. In that case, if papa is paying, if the father is paying
इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, तो फिर उनके लिए 25,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन अवेलेबल है। ठीक है, सो इसीलिए ये 25,000 यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो एसएससी है उसके मम्मी या पापा में से अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 50,000 टोटल, और अगर दोनों में से कोई एक है सीनियर सिटीजन तो भी 50,000 टोटल। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन जो 80D के सिचुएशन में है। ठीक है, मैं तुम लोग को बोलूंगा कि तुम लोग के बुक में देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस जो तुम लोग 80D के सिचुएशन में जो भी एप्लीकेबल है वो सारे सेक्शंस को देखो अच्छा से एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, टैक्स पेयर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, एक्स जो है वो टैक्स पेयर है, मिसेस एक्स उनकी बीवी है, सन उनका है और डॉटर है। सन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर, डॉटर जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, फादर, फादर उनका एज है 62 ईयर्स। ठीक है, और जो मदर हैं, जो मदर हैं उनका एज है 59 ईयर्स। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है, साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये अगेन नॉट डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, मैं ये डिपेंडेंट या फिर नॉट डिपेंडेंट जो लिख रहा हूं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो सेक्शन 80D है यहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली का मतलब बताया गया है। इंडिविजुअल हो सकता है, स्पाउस हो सकता है ऑफ द इंडिविजुअल, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जब भी हम लोग 80D के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंट टर्म होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, डिपेंडेंट टर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डिपेंडेंट टर्म होना मतलब कि अगर एक एसएससी मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करता है अपने लिए, अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए, सो बच्चे अगर डिपेंडेंट नहीं होते हैं तो फिर उनके रेस्पेक्ट में जो भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हो रहा है वो डिडक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, वो डिडक्शन में नहीं आएगा। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उस केस में वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। तो खाली बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं एक एक करके तुम लोग को यहाँ पे अमाउंट्स लिख देता हूँ कि ये कौन कितना पेमेंट किया, किसके लिए कितना पेमेंट हुआ। तो ये 22,000 एक्स अपने लिए अपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया, वाइफ के लिए उन्होंने पेमेंट किया 4,500, सन जो कि डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर उसके लिए पेमेंट किया गया 800 रुपीज़, डॉटर जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है उनके लिए पेमेंट किया गया 2,500, फादर जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए 11,000 पेमेंट किया गया, एंड जो मदर हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए 37,000 का प्रीमियम पेमेंट हुआ। इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीज़ और बताया हुआ है, एक दो चीज़ और बताया हुआ है। क्या है वो? यहाँ पे बताया गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए भी मिस्टर एक्स जो है वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अपने लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आता है? ठीक है, कौन कौन आता है? एक तो है जो कि डिपेंडेंट ऑन एक्स है, डिपेंडेंट ऑन एक्स है। एक है फादर ऑफ मिसेस एक्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कौन हो गए? मतलब ये ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ हुम? एक्सेस ग्रैंड पेरेंट्स, एक्स के ग्रैंड पेरेंट्स वो डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर। अब फादर ऑफ मिसेस एक्स, ठीक है, मतलब ये फादर इन लॉ हो गए। ठीक है, अच्छा अब आगे ब्रदर, भाई साहब के लिए भी वो पेमेंट करें तो ब्रदर ऑफ
एक्स वो भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। ऑन एक्स, ठीक है। अमाउंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो एक्सपेंड कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम में वो है 500। फादर ऑफ मिसेस एक्स के लिए जो कि डिपेंडेंट है अगेन, उनके लिए 800 और ब्रदर के लिए 900। तो दिस इज द सिचुएशन। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया कि एक्स जो है इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ये सारे पैसे वो खर्चा कर रहा है, ठीक है। ये सारे पैसे वो खर्चा कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि उसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे 80D का डिडक्शन कितना मिलेगा, ठीक है। 80D का डिडक्शन कितना मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे और कोई डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और कोई डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पास में ही करता हूँ। इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि हम लोग जब 80D करते हैं तो क्या, किस तरह से करते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचते हैं, है ना। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, हम लोग सैलरी से कितना पैसा अर्न किए वो, प्लस हाउस प्रॉपर्टी, प्लस प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्लस कैपिटल गेन्स, प्लस अदर सोर्सेस, ठीक है। ये सारे इनकम को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। इससे हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शंस, ठीक है ना, इसी से माइनस करते हैं डिडक्शंस। ये डिडक्शंस हमारा शुरू हुआ था सेक्शन 80C से और ये खत्म होता है 80U में जाके। हम लोग 80C पिछले दिन कर चुके थे, आज हम लोग 80D कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं टैक्सेबल इनकम, उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे बता दूं कि किस तरह से हम लोग ये सम को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे छोटा करके पास में ही लिखता हूँ सो दैट कि क्वेश्चन और आंसर पास पास रहे तो हम लोग को इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D में क्या क्या डिडक्शन हमें मिलेगा। तो मिस्टर एक्स ने जो भी पेमेंट किया अपने लिए, क्या वो अवेलेबल होगा, जरूर होगा। तो ये 22,000 ओके है, 25,000 उनका लिमिट था, तो अपने लिख देंगे क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो ये मिलेगा, ये रहेगा, ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अगर नॉट डिपेंडेंट हैं तो फिर डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 4,500 आएगा, ठीक है। 800 नहीं आ रहा है, 2,500 आएगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ गया, 22,000 प्लस 4,500 प्लस 2,500, तो ये टोटल में 29,000 हो गया। सो ये टोटल अपना यहाँ पे 29,000 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है, हमें एक चीज पता है कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है। सो मैक्सिमम अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, फैमिली में सीनियर सिटीजन नहीं है, ये तो फैमिली का हम लोगों ने करा, हाँ। तो फैमिली में अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम हमें 25,000 ही मिल सकता है डिडक्शन के तौर पे, ठीक है। सो इतना ही हम लोग इनकम से माइनस कर सकते हैं 80D सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स का देखेंगे। अब हम लोग पेरेंट्स का देखेंगे। पेरेंट्स का देखते हैं। अच्छा, पेरेंट्स का यहाँ पे ये मिलेगा 11,000 इज ओके, क्योंकि वो फादर का है, और 37,000 भी ओके है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे तो 11,000,
यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ये ओके है 11,000, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 11,000, ठीक है। अच्छा, ये मदर का 37,000 आपने लिख के रखते हैं कि क्या क्या क्वालिफाई करेगा 37,000, तो ये हम लोगों ने लिख डाला। तो टोटल में देखिए कितना अमाउंट हो रहा है, इट इज कमिंग टू 48,000, है ना, 48,000 है, जिसमें फादर जो है ये सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है। तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना है, जनरल के तौर पे हमारा था 25,000, ठीक है, और अगर कोई सीनियर सिटीजन रहता है तो फिर और 25,000, है ना, और 25,000, तो टोटल 50,000 अपना हो गया। सो ये 50,000 हमें मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। सो डिडक्शन यहाँ पे कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। ऑब्वियसली अप टू 50,000 का लिमिट है हमारा, अप टू 50,000 का लिमिट है, सो मैक्सिमम 48,000 मिल सकता है, तो 48,000 ही अवेलेबल होगा यहाँ पे डिडक्शन के तौर पे। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ तुम लोग को, एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, ये 50,000 का मैं यहाँ पे लिख के रखा कि 50,000 अपने को मैक्सिमम मिल सकता है, 50,000 अपने को मैक्सिमम मिल सकता है। लेकिन क्या 50,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, मतलब 48,000 जो हम लोगों ने पेमेंट किया उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, किस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो मैक्सिमम 25,000 जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा अवेलेबल है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा अवेलेबल है। ठीक है, एक्स्ट्रा अवेलेबल है। सो यहां पे अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहां पे फादर के लिए हम लोग करते हैं यहां पे, ठीक है। वापस से देखते हैं, यहाँ पे फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है और उनके लिए पेमेंट हो रहा है 11,000 रुपीज़, ठीक है। और जो मदर हैं, ठीक है, उनके लिए पेमेंट हो रहा है 30, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉट अ सीनियर सिटीजन, नॉट सीनियर सिटीजन, ठीक है, उनके लिए पेमेंट हो रहा है 37,000। सो टोटल अपने पेमेंट कर रहे हैं 48,000 फॉर मदर एंड फादर्स इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा हमारा जनरल कितना है। मम्मी पापा के लिए जनरल हमारा अवेलेबल है 25,000, 25,000 तक का डिडक्शन हमें मिल सकता है, ठीक है, 25,000 तक का डिडक्शन हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा का डिडक्शन चाहिए, 25,000 से तो अपना नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो बताया तुम लोगों को कि यहाँ पे फादर सीनियर सिटीजन है, 11,000 उनके लिए पेमेंट हो रहा है, और जो मदर है वो नॉट सीनियर सिटीजन है 37,000। तो ये जो जनरल डिडक्शन है, ये जो जनरल अपने ये जो जनरल डिडक्शन है ये अपने कह सकते हैं कि ये मदर के लिए है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है। सो जनरल 25,000 ये एडजस्ट हो जाएगा मदर के साथ, क्यों, क्योंकि वो जनरल है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो फॉर सीनियर सिटीजन, फॉर बीइंग सीनियर सिटीजन, फादर का और 11,000 चाहिए, तो टोटल 36,000 जो है वो डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। वापस मैं कहता हूं, फादर के लिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन है फादर, उनके लिए 11,000 रुपए का अमाउंट पेमेंट हो रहा है, और मदर के लिए पेमेंट हो रहा है आपका 37,000, जो कि टोटल में 48,000 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मदर जो नॉट सीनियर सिटीजन है
मम्मी और पापा दोनों को मिला के हमारा मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम हमारा 50,000 का लिमिट है। ये हमारा 50,000 का लिमिट है, डेफिनेटली है, लेकिन ये 50,000 होता तब जब मम्मी और पापा दोनों सीनियर सिटीजन होते तो, ठीक है, सीनियर सिटीजन होते तो। मम्मी और पापा में से मम्मी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उनके लिए मेरा लिमिट हो गया फिर, मतलब जनरल के लिए मम्मी और पापा में से 2 सेक्शन में हम लोग को डिडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। 2 सेक्शन में हम लोग यहाँ पे जो है डिडक्शन का बात करेंगे। एक है जनरल, ठीक है, मैं वापस यहाँ पे समझाता हूँ, और एक है सीनियर सिटीजन, ठीक है। सो जो जनरल है ये 25,000 का लिमिट है, और ये हमारा सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 का लिमिट है, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, तो फादर के लिए, फादर किस कैटेगरी में है? फादर है आपके सीनियर सिटीजन में, तो ये 11,000 यहाँ आएगा। और जो मदर है वो किस कैटेगरी में है? वो जनरल है, तो उनका 37,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे अगर बोले कि मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम इनमें से जो लोअर है, इन दोनों में से जो लोअर है, या तो ये दोनों में से छोटा फिगर जो है उसको लिखना है, तो 25,000 लिख सकते हैं। और इसमें से जो छोटा है उसको लिखिए यहाँ पे 11,000, ठीक है। सो दोनों को प्लस करें तो देखिए टोटल 36,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब अपने वापस जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है, वहां पे पहुंचते हैं। तो यहां पे मैंने तुम लोग को दिखाया कि जनरल मैक्सिमम लिमिट है 25,000, और जो सीनियर सिटीजन उसके लिए 25,000, ठीक है। तो मैं जनरल के लिए यहाँ पे जोड़ के रखता हूँ 37,000 जो मिला वो, लेकिन वो तो मैक्सिमम 25,000 ही मिलेगा, 37 तो मिलेगा नहीं। मदर के लिए है ये, और फादर के लिए मैक्सिमम 11,000 मिलेगा, तो ये 36,000 हो गया, ठीक है। अभी क्या है, इसको और जो ऊपर में ये वाली फिगर थी, इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो कि वो अवेल कर रहे हैं, है ना। तो एक फैमिली का हो गया, यहाँ पे फैमिली का हो गया, फैमिली का कितना हो गया 25,000, और पेरेंट्स का कितना हो गया 36,000, सॉरी 36 हो गया। अच्छा, तो ये 11, ये टोटल 36 हो गया, तो पेरेंट्स के लिए 36,000, ठीक है। सो अपने जब इसको टोटल कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टोटल 61,000। सो 80D में डिडक्शन यहाँ पे पेरेंट्स और फादर एंड मदर का मिला के, पेरेंट्स का और फैमिली का मिला के टोटल में 61,000 हमारा डिडक्शन हो गया। अच्छा, अभी अपने यहाँ पे आता है ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स को नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगेन फादर ऑफ मिसेस एक्स नॉट अवेलेबल, ये भी नहीं मिलेगा, और ब्रदर ये भी नॉट अवेलेबल, क्योंकि फैमिली के डेफिनेशन में ब्रदर का कहीं भी जिक्र नहीं है, ब्रदर के बारे में कहीं पर भी बात नहीं किया गया है। सो ये जो तीनों अमाउंट है ये 80D में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। सो अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरह से अपने 80D के सम्स को अगर GTI के साथ रहता है तो करेंगे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल, एक्स इज ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो सपोज 5 लाख रुपीज है, ठीक है। तो फिर इन दैट केस क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम अपने 5 लाख लिखेंगे, ठीक है। यहां से अपने लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो कि 61,000 आया हमारे पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारा जो 4,39,000 आया, ये हमारा टैक्सेबल इनकम है, ये हमारा टैक्सेबल इनकम है, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में पूछा कि आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगता है तो उसमें हम लोग नील करेंगे, ठीक है। 2,50,000 से 5 लाख तक हमारा रेट जो है वो 5% है, ठीक है। हमारा रेट जो है वो 5% है, तो यहाँ पे हमारा कितना बचता है? 4,39,000 से अगर आप 2,50,000 को माइनस करें तो हमारा बचता है 1,89,000। तो 1,89,000 इंटू 5%, ठीक है। सो इट इज कमिंग टू 9,450, यही हमारा टैक्स हो गया। इसके साथ ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने 5 लाख रुपए का इनकम कहा। अगर 5 लाख का इनकम होता है तो फिर डिडक्शन यहाँ पे लेस हम लोग करेंगे, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, अंडर सेक्शन 87A एज GTI इज ₹5 लाख। 5 लाख से कम अगर हमारा GTI होता है तो फिर हमें 87A के हिसाब से रिबेट मिलता है। वो रिबेट है ₹12,500 और टैक्स, ठीक है, विच एवर इज लोअर। जो भी छोटा फिगर है वो हमें मिलेगा, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर क्या है? 9,450, तो ये माइनस हो गया, हमारा कुछ बचा ही नहीं तो इसके साथ अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम होता तो इसके साथ वापस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% भी जुड़ता, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेक्शन 80D था, ठीक है, ये हमारा सेक्शन 80D था। अब अपने आते हैं सेक्शन 80DD में, ठीक है। सेक्शन 80DD में क्या है ये सेक्शन? ये बताया जाता है, ये मैं एक सिचुएशन बताता हूं तुमको कि आपके ऊपर आपका कोई फैमिली मेंबर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और आपका जो फैमिली मेंबर है जिसके बारे में आप कह रहे हैं जो डिपेंडेंट है वो डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, मतलब दैट डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इज डिसेबल, मतलब या तो दैट फैमिली मेंबर इज अनेबल टू सी प्रॉपर्ली, ठीक है, या फिर वो ब्लाइंड है, ठीक है, लो विजन हो सकता है, लेप्रोसी क्योर्ड हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसका मतलब है दैट फैमिली मेंबर इज अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली, मेंटल रिटार्डेशन है या फिर मेंटल इलनेस है। ये जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में whatever amount you are expending to maintain that dependent relative of yours, you will get a deduction of ₹75,000 flat. There is no limit कि नहीं आपको खर्चा यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि आपने कितना खर्चा किया है, ऐसा नहीं है। whatever amount of expenditure is incurred by you, that will come here. ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं इसे। So point number 1, available to individual जो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट याद है, रेसिडेंट का मतलब है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के देखना पड़ेगा कि वो जिसके बारे में, जो एसएससी के बारे में आप देख रहे हैं वो सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6) फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है
उसने एक्सपेंडिचर किया है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या एक्सपेंडिचर किया है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सो एक्सपेंडिचर incurred for medical treatment, ठीक है, इंक्लूडिंग नर्सिंग। हम लोग को नर्स भी रखना पड़ता है ना कभी कभी घर पे या फिर हॉस्पिटल में, नर्स के हेल्प से जो डिपेंडेंट रिलेटिव है उसको मेंटेन किया जाता है। ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन, रिहैब में डालना पड़ता है, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव, ठीक है, डिपेंडेंट रिलेटिव जो कि हु इज अ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, ठीक है। ऐसे डिपेंडेंट रिलेटिव का बात कर रहे हैं हम लोग जो कि डिसएबिलिटी से गुजर रहा है, ठीक है। सो यहां पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है यहाँ पे मिलेगा आपको, मतलब आप माइनस कर सकते हैं अपने ग्रॉस टोटल इनकम से ₹75,000, ठीक है, 75,000। अच्छा, और एक बात है, डिजेबल को आप डिजेबल कब कहेंगे, इफ डिजेबिलिटी इज ओवर 40%, मतलब आप परसेंटेज के तौर पे किसी के डिजेबिलिटी को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो 40% से ज़्यादा डिजेबल है तो उसे आप डिजेबिलिटी के लिए सेक्शन 80 DD जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जनरल डिडक्शन हो गया 75,000 अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अगर अगर जो डिजेबिलिटी है, अगर जो डिजेबिलिटी है वो अगर सीवियर होता है, सीवियर डिजेबिलिटी अगर होता है, दैट इज ओवर 80%, तो फिर 1,25,000 फ्लैट, ये फ्लैट, ठीक है, एकदम फ्लैट मिलेगा। आप इतना माइनस कर सकते हैं अगर, तो इसके लिए क्या होता है ना कि आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट अवेल करना पड़ता है, डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि वो कितना डिजेबल है, आप सर्टिफिकेट में लिख के दीजिए, ठीक है। सो डॉक्टर्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, ठीक है, डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे ज़रूरत है, उसके बिना यहाँ पे काम नहीं बढ़ेगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, बहुत टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट कुछ टाइम के लिए वैलिडिटी होता है कि इफ़ द पेशेंट इज़ रिकवरिंग एंड द पेशेंट इज़ बिकमिंग बेटर, तो फिर वो वैलिडिटी रहता है वो रिपोर्ट का कि 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स तक का वो डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है, तब तक वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाई यू इज अवेल्ड अंडर सेक्शन 80 DD। अगर वो पीरियड एक्सपायर कर जाता है तो फिर वापस आपको डॉक्टर से जाके सर्टिफिकेट बना के लेके आना पड़ता है और वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को जमा करना पड़ता है। सो इट दिस वाज सेक्शन 80 DD। सो बहुत सिंपल था, यहाँ पे याद रखना कि द एसएससी इज एक्सपेंडिंग मनी टू मेंटेन, ठीक है, द मेडिकल मेंटेन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव हु इज डिजेबल, ठीक है। डिजेबिलिटी यहां पे तभी कहेंगे जब वो 40% से ज्यादा डिजेबल है, ठीक है। नॉर्मल डिडक्शन यहां पे मिलता है 75,000 रुपीज का, ठीक है, 75,000 रुपीज का। अगर डिजेबिलिटी का परसेंटेज 80% से ज्यादा है तो फिर 1,25,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 80 DD में इफ सीवियर डिजेबिलिटी,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिडक्शन में आएंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 80 डी डी बी। सेक्शन 80 डी डी बी। सेक्शन 80 डी डी बी क्या है? यहां पे एक एसएससी अपने डिपेंडेंट रिलेटिव का ट्रीटमेंट करवा रहा है फ्रॉम अ डिजीज। एक कोई भी लाइफ रिस्क डिजीज हो गया है डिपेंडेंट रिलेटिव को, और वो डिपेंडेंट रिलेटिव का ट्रीटमेंट जो है वो एसएससी कर रहा है या करवा रहा है। ठीक है, सो जो भी खर्चा एसएससी को यहाँ पे पड़ता है फॉर गेटिंग दैट ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिपेंडेंट रिलेटिव, तो फिर उसे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन यहाँ पे 40,000 है। अगर ये एक्सपेंडिचर वो सीनियर सिटीजन के लिए करता है तो फिर 1 लाख रुपीज का डिडक्शन उसे अवेलेबल है। ठीक है, सो एक बार वापस यहाँ पे देखते हैं ये क्या है डिडक्शन। सो पॉइंट नंबर 1 यहां से शुरू करते हैं। अवेलेबल किसको है? ये टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, नंबर 2 expenditure incurred for the medical treatment of dependent relative of a specified disease or ailments। देखो क्या डिफरेंस है, आपका पिछले वाले सेक्शन में या फिर इस वाले सेक्शन में। अच्छा, डिजीज और एलिमेंट्स एज डिस्क्राइब्ड अंडर रूल 11D। रूल 11DD, रूल 11DD में ये जो रूल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारियों के नाम। अच्छा, सेक्शन 80DD में क्या था? आपका जो रिलेटिव है वो आप पे डिपेंडेंट है और वो आपका डिसेबल है। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट रिलेटिव आप पे डिपेंडेंट है लेकिन डिसेबल नहीं है, वो सफ़र कर रहा है कोई डेंजरस डिजीज के थ्रू। ठीक है, जो डेंजरस डिजीज उसको हो रखा है उसका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं। डेंजरस डिजीज मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, इस तरह के डेंजरस डिजीजेस से वो गुजर रहा है और उसका अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको फिर डिडक्शन मिलेगा। देखिए, डिजीज होना और डिसेबल होने में डिफरेंस है। डिसेबल होने का मतलब है आपका आंख या कान या हाथ या पैर आर नॉट वर्किंग एज इट शुड। ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन वी कॉल दैट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, उनको अगर मेंटेन करना या उनका ट्रीटमेंट करने पे 80DD का डिडक्शन अवेलेबल है। और 80DD का DDB का अवेलेबिलिटी होता है अगर आप अपने डिपेंडेंट रिलेटिव का ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यहां पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन ₹40,000 और एक्सपेंडिचर incurred which ever is lower। ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन, अगर आप जिसके लिए खर्चा कर रहे हैं
अगर आप जिसके लिए खर्चा कर रहे हैं अगर वो आपका सीनियर सिटीजन होता है, ठीक है, इन दैट केस ये अमाउंट जो है 40,000 नहीं रहेगा, वो आपका रुपीज़ 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, रुपीज़ 1 लाख हो जाएगा। अगर सीनियर सिटीज़न जो है, अगर आप मम्मी पापा उनके लिए अगर खर्चा करते हैं जो कि सीनियर सिटीज़न है, तो फिर आपका ये जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन है ये 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। एनी अमाउंट so recovered from insurance will be deducted। मतलब आपका जो भी डिडक्शन है, आपको जो भी यहाँ पे डिडक्शन मिला, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया जो भी डिडक्शन, अगर वो डिडक्शन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा रिसीव करते हैं तो, ठीक है। इफ़ यू रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और आपका यहाँ पे जो डिडक्शन आया जो आप क्लेम कर सकते हैं, सपोज वो 35,000 आया एंड यू हैव रिसीव्ड दैट अमाउंट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, सपोज मिस्टर एक्स रिसीव्स या फिर मिस्टर एक्स incurs ₹55,000 for treatment of father from टीबी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, इट्स अ डेंजरस डिजीज, ठीक है। उनका अगर ट्रीटमेंट के लिए आपने 55,000 रुपये खर्चा किया, ठीक है। अच्छा, फादर जो है इज सीनियर सिटीजन। अच्छा, मिस्टर एक्स रिसीव्स ₹20,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, हम लोग यहाँ पे 80DDB कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे डिडक्शन जो है वो होगा लोअर ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि आपका 55,000 है, और मैक्सिमम लिमिट कितना है 1 लाख है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। तो दोनों में से लोअर हो गया 55,000। अब यहां से हम लोग लेस करेंगे क्लेम रिसीव्ड। आपने इंश्योरेंस क्लेम किया था कि इतना पैसा मेरे को मिलना चाहिए, तो आपको मिला 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ माइनस होके 35,000 ही ये आपको डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80E में, ठीक है। सेक्शन 80E में क्या है, ये सेक्शन 80E रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर
एजुकेशनल पर्पस, हायर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है कि सेक्शन 80E जो है अवेलेबल होता है इंडिविजुअल। ठीक है, ये अवेलेबल है इंडिविजुअल को। अच्छा, किस लिए अवेलेबल है, क्या क्या कर रहा है यहाँ पे जो है लोन, जो है लोन लिया गया है, लोन टेकन फॉर। अच्छा, एक चीज़ मैं पिछले सेक्शन में बताना तुम लोग को भूल गया कि हमारा यहाँ पे फैमिली का मतलब क्या होगा, फैमिली का मतलब क्या होगा। ये हर डिडक्शन के केस में ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो क्लेम या जो भी डिडक्शन के लिए हम लोग मांग रहे हैं तो वो फैमिली के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फैमिली मतलब क्या है। फैमिली मीन्स spouse, children, parents, brother, sisters, ठीक है, बस। ठीक है, कौन कौन हुआ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लोग डिपेंडेंट होने चाहिए, याद रखना। हम लोग डिपेंडेंट के बारे में बात करें तो पिछले वाले सेक्शन का भी यहाँ पे ये सेम ही मीनिंग होता कि जो डिपेंडेंट होंगे वही आएंगे। चलिए, अच्छा, सो हम लोग 80E कर रहे थे, 80E में वापस आते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है 80E में, कि वो इंडिविजुअल है जो कि लोन ले रहा है टेकन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, है ना। सो किस तरह का एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, सो इंडिया में जहाँ पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है इट वाज वेरी लो इन दी अर्लियर डेज। सो सीनियर सेकेंडरी या फिर क्लास 12 को माना जाता था द लिमिट, है ना। मतलब सीनियर सेकेंडरी जो है क्लास 12 जब आप पास कर लिए उसके बाद वॉट एवर यू आर स्टडिंग उसको हायर स्टडीज़ माना जाता था। आजकल उसे नहीं माना जाता है, आजकल हम लोग ग्रेजुएशन के बाद जो भी पढ़ाई करते हैं उसे हायर स्टडीज़ माना जाता है। लेकिन एनीथिंग, यहाँ पे हायर स्टडीज़ का मतलब है क्लास 12 के बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज़। ठीक है, लोन टेकन फॉर education in India or outside India, in India or outside India। ठीक है, आउटसाइड इंडिया फॉर हायर स्टडीज, फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, हायर स्टडीज। यहाँ पे डिडक्शन क्या चीज का मिलेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन। आप जो भी लोन लिए हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग अ लोन ऑफ से 20 लाख रुपीज़ एंड साल में आप 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपीज़ आप अपने इनकम से सेक्शन 80E बोल के माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन, रिमेंबर, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एजुकेशनल लोन नहीं, आप पैसा जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू द बैंक। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे आप लोन किसके लिए ले रहे हैं, हुज एजुकेशन, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, किसका एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है वो खुद के लिए बात कर रहा है, वो अपना ही एजुकेशन करवाना चाहता है, या फिर वो स्पाउस के लिए लेना चाहता है, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन के ऊपर लेना चाहता है, ठीक है, अपने जो बच्चे हैं, या फिर एनी स्टूडेंट whom for whom the individual is legal guardian, ठीक है, और any student for whom the individual is legal guardian। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो उसका लीगल गार्डियन है, तो ही ये पॉसिबल होगा। मैक्सिमम सीलिंग, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है, सीलिंग या लिमिट, मैक्सिमम सीलिंग या लिमिट क्या है, यहाँ पे जो ईयर से आप पेमेंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो ईयर से आप पेमेंट शुरू कर रहे हैं, अच्छा, सो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट क्या है, जो साल से हम लोग पेमेंट शुरू कर रहे हैं, जिस साल से हम लोग पेमेंट शुरू कर रहे हैं वो, ठीक है, ईयर when payment of interest starts and 7 subsequent years, ठीक है, मतलब अगर मैं 2020 और 21 में अगर मैं पेमेंट स्टार्ट किया तो फिर यहां से अगले 7 साल तक मुझे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, हमें डिडक्शन मिलेगा। मतलब कैसे, क्या क्या हो गया, देखो यहाँ पे 21 22 ये हो गया, ये 0 ये 1, 22 23 ये हो गया 2, 23 24 ये हो गया 3, अच्छा 4 5 6 एंड 7, सो 24 25 25 26 26 27 27 28, तो इतने सारे प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपके इनकम से माइनस हम लोग कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। मैंने कहा कि सेक्शन 80E जो है इट इज अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल, क्यों मिलेगा, इफ द इंडिविजुअल हैव टेकन इन लोन फ्रॉम एनी बैंक फॉर द पर्पस ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ का, स्पाउस, चिल्ड्रन और एनी स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्डियन। मैक्सिमम कब तक मिलेगा, जिस साल से शुरू कर रहे हैं वहां से शुरू होगा और अगले 7 साल तक और मिलेगा, मतलब टोटल में अगर देखा जाए तो टोटल 8 ईयर्स तक का डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है, 8 ईयर्स तक का डिडक्शन अवेलेबल